A very warm welcome to all of you in my life. And basically this is a show Let's Uncork with Lovely Gupta, जिसमें हमने पिछली लाइफ में बात की थी मिस्टर सुनील गुप्ता जी के साथ, जो कि इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल एडवाइज़र के नाते वो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम करते हैं। तिहाड़ में इन्होंने 35 ईयर से भी ज़्यादा, जी हाँ, एज ए जेलर के रूप में इन्होंने काम किया है और बहुत ही करीब से तिहाड़ में अंदर क्या होता है और क्या रहे हैं हमारी जुडिशियल सिस्टम के बारे में इन्होंने काफ़ी पैनी नज़र अपनी बनाए हुए रखी है अब तक। पिछले एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे कि तिहाड़ की सिक्योरिटी कैसे ब्रेक की गई थी। चार्ल्स शोबराज ने उसे ब्रेक किया था एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी टू ब्रेक तिहाड़। आज हम फिर से एक बार उनके संग जुड़ते हैं और आगे का जो सिलसिला है हमारा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है चार्ल्स शोबराज और कौन है एक रियल इंसान जिसे हम और आप एक बिकनी किलर के नाम से जानते हैं, एक सर्पेंट किलर के नाम से जानते हैं। आइए सबसे वेलकम करते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं मिस्टर सुनील गुप्ता को। सर, आई एम टेकिंग यू लाइव। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। लवली, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। लवली, आप कैसे हो? सर, बिल्कुल ठीक और बिल्कुल लवली। चलो, थैंक गॉड। सर, पिछले एपिसोड में हमसे आपकी बात अधूरी रह गई थी। हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि सिक्योरिटी जो है तिहाड़ की बहुत मायने रखती है। बहुत संगीन जुर्म किए, जिन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किया है, उन कॉन्विक्ट्स को हम करते हैं तिहाड़ में बंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है तिहाड़ की सिक्योरिटी, सिर्फ ना कि जेल की बल्कि आसपास की। पर चार्ल्स शोबराज, जिसे हम और आप सर्पेंट किलर के नाम से जानते हैं, उन्होंने ब्रेक की थी और उस वक्त आप तिहाड़ में एक जेलर के तौर पे थे भी। तो इसके पहले आप हमें एग्जैक्टली बताइए कि कैसे ब्रेक हुई सिक्योरिटी। इसके पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पर्सनैलिटी थी चार्ल्स शोबराज की, क्या था आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? देखिए, चार्ल्स शोबराज को इम्प्रेशन है, काफी स्मार्ट बंदा था जी। और उसको ना कपड़े पहनने का शौक होता था जी। और खासकर जब आप जेल के अंदर जाते थे तो आपको ये लगता था कि शायद कोई अफसर है जो कि घूम रहा है वहाँ पे। हाँ, और दूसरा उसकी ना एक हॉबी होती थी कि वो लोगों की पेटिशनें बनाता था। आप देखें, जब उसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा था तो उसने अपना केस खुद आर्गू किया और जो सीनियर एडवोकेट थे उसको किताबें वगैरह उसको पकड़ा रहे थे, मीन्स उसकी हेल्प कर रहे थे। तो उसकी ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी और उसको लेडी किलर भी कहा जाता था। जी सर, आपने अपनी बुक में जिक्र किया है कि आपकी फर्स्ट जो आपकी इम्प्रेशन थी चार्ल्स शोबराज को लेकर, आपको लगा कि वह एक ऑफिसर है, कोई एक पुलिस ऑफिसर है या ऊंचे पद पे तैनात है। क्या था वो किस्सा, जरा बताइए हमें। मैं जब 8 मई 1981 को जब नौकरी ज्वाइन करने के लिए गया था तो उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। तो इतने में मेरे पास ये चार्ल्स शोबराज आया तो इसको देख के मैं खड़ा हो गया। मैं ये सोच के कि शायद ये कोई जेल का अफसर है। तो उसने भी मुझसे कहा कि आप नए हो। तो मैंने उसको बताया, हाँ मैं नया हूँ, ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तो उसको पता था कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए तंग करते हैं। तो वो फटाफट गया अंदर, जाके मेरे ज्वाइनिंग लेटर पे वो एक्सेप्टेंस बना के ले आया सुप्रीम जेल के। तो उसने मेरी काफी हेल्प की थी। मुझे बाद में पता लगा कि ये एक कन्विक्ट है। ओके। हाँ सर, आपकी बात से लग रहा है कि उनकी जो पर्सनालिटी थी जेल में रहते हुए भी बहुत ही कलरफुल थी। तो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट या कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें दी जाती थी जो कि बाकी कैदियों से अलग थी, भिन्न थी? देखिए, उस टाइम पे ना एक बी क्लास और सी क्लास ट्रीटमेंट होती थी। इसको बी क्लास मिली हुई थी और जो बी क्लास प्रिजनर होते थे वो अपने आप को किसी अफसर से कम ही समझते थे।
तो ये अंदर घूमता रहता था, इसको कोई रोकता नहीं था, और स्पेशल खाना ये लेता था। तो और ये अंदर घूम के ना प्रिजनर से पूछता रहता था कि आपको कुछ शिकायत तो नहीं है जेल एडमिनिस्ट्रेशन से। जस्ट जैसे कोई सीनियर अफसर पूछते हैं प्रिजनर से कि आपको कोई शिकायत नहीं है, तो उस तरीके का ये पूछता था। और उस टाइम पे ना ये कहा जाता था कि ये प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा। इसके पास कुछ डिक्टाफोन था जिसमें इसने आवाज उनकी रिकॉर्ड की हुई थी, जिसमें कि सुप्रीम जेल और डिप्टी सुप्रीम जेल इससे पैसे मांग रहे थे, और इसने पैसे दिए थे, तो ये इसने रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी के बेस पे वो ब्लैकमेल करता। ओके। तो इसलिए इसको कोई कुछ नहीं कहता था, और ये जेल में फ्रीली घूमता रहता था, अपनी मर्जी का खाता था, और जिसको जो भी पैसे की जरूरत होती थी वो हेल्प भी करता था, और जिससे पैसे लेने होते थे और पैसे लेता भी था। सर, तो ये कहेंगे कि एक खौफ सा बना हुआ था चार्ल्स शोभराज का लेके? हाँ, आप खौफ कह सकते हैं, क्योंकि जेल का कोई अफसर इसको कुछ नहीं कहता था। इसको पता होता था किस जेल अफसर की क्या वीकनेस है, और उसको वो ये एक्सप्लॉइट करता था। सर, किस टाइप के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उनसे मिलने आते थे जेल पे? देखिए, इसका रिलेटिव तो कोई नहीं होता था, इसकी गर्लफ्रेंड की आती थी, और इवन यहाँ तक कहा जाता था कि जो गर्लफ्रेंड थी वो सुपरिटेंडेंट का जो साइड रूम होता है उसको इस्तेमाल करते थे। जी। तो इसके बारे में बहुत कहानी होती थी जब हम आए, और उस टाइम पे काफी इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में छपता रहता था कि किस तरीके की फैसिलिटी ये एंजॉय कर रहा है। जी। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि तिहाड़ जेल इज बीइंग रूल्ड बाय चार्ल्स शोभराज। ओके। जी। सर, जब इतना तक कहा जाता था कि चार्ल्स शोभराज इज अ परफेक्ट रूलर, या तिहाड़ जेल इज रूल्ड बाय चार्ल्स शोभराज, तो कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया उनके खिलाफ? देखिए, उस टाइम ना क्या होता था, जेल सुपरिटेंडेंट होलसोल होता था। जब उसी को इसने ब्लैकमेल किया हुआ था, तो पूरा सिस्टम जो है क्रिपल हुआ था। उस टाइम पे हमारे जैसे आजकल डीजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, और अफसर होते हैं, उस टाइम पे ये अफसर नहीं होते थे। सर, बेसिकली उसने नब्ज पकड़ी हुई थी। हाँ, उसने नब्ज पकड़ी हुई थी, और आपको मैं बताऊं, जब इसने 86 में एस्केप किया, उसके बाद बहुत सारी नई पोस्टें क्रिएट हुई, और उसी में डीजी और डीआईजी वगैरह की पोस्टें क्रिएट हुई। हम अब बात करना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से, क्या था डिजाइन, क्या था सिनेरियो, और क्या पिक्चर था तिहाड़ का जब आप लोग सभी को पता चला कि तिहाड़ की सिक्योरिटी को एस्केप कर गया है चार्ल्स शोभराज? क्या था सिनेरियो, और सबसे पहले तो हमें बताइए किस तरीके से उसने इसको अंजाम दिया? देखें, जब कोई प्रिजनर लंबा रहता है जेल में जी, हमारे एक तरह के फैमिली रिलेशन हो जाते हैं। ये लगता है कि वो हमारी फैमिली का मेंबर है। जी। आप देखें, जो प्रिजनर होते हैं हमें माई बाप कहते हैं, हम भी उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारी फैमिली का हिस्सा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जेलर इज द होस्ट एंड द प्रिजनर इज द गेस्ट। तो उस तरीके का हमारा रिलेशन होता है। तो इसने जब कहा कि मैं बर्थडे है मेरा और मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर, तो उसको जेलर ने जो उस टाइम पे जेलर थे उन्होंने अलाउ कर दिया। उनको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि इसने जो खाने की चीज है उसमें नशीले पदार्थ मिलाए होंगे। तो इसने अपनी सेल में जो है खाने की चीजें बनाई, बर्फी वगैरह उससे बनाई। और जब वो ड्योढ़ी में आया, ड्योढ़ी हमारा होता है रिसेप्शन प्लेस, जहाँ पे कि हम प्रिजनर्स को उनके घर वालों से मिलाते हैं। तो वहां पे लाया इसने सबको जो है
जो भी हमारे जो दरबान होता है, जिसके पास चाबी होती, जिसके पास चाबी होती, उसको इसने मिठाई खिलाई, उसको इसने मिठाई खिलाई, ताकि जो भी हमारा ड्यूटी ऑफिसर था या दूसरा स्टाफ था, सबको उसने मिठाई खिलाई और सबको एक एक 50 रुपए का नोट दिया। 50 रुपए का नोट दिया। इसने ये कहा कि मेरी तरफ से जो है आपको गिफ्ट है। अच्छा, उसमें उन्होंने ले लिया सबने। तो जब थोड़ी देर में उनको नशा आना शुरू हुआ तो मौका पे जो है अपनी जगह पे वो सो गए। तो जब मैं गया वहां पे तो वहां देखा सभी सोए पड़े हैं और 13 लोग भागे हुए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसे ये हो गया सब कुछ। और जब हमने उनकी सर्च ली तो हर एक के जेब में 50 का नया नोट था। तो उससे हम समझ गए कि ये जो ब्राइब देके और नशे की चीज खिला के भाग गया। हमारे यहाँ जेल में सर आपने तो बाद में पाया कि किस तरीके से नशीले पदार्थ को एक्वायर किया गया जेल में। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा जब इंक्वायरी हुई। तो इसका जब एक डेविड हाल करके एक प्रिजनर होता था जो इसका बड़ा दोस्त था। तो जो ये भागा था उस दिन छुट्टी थी। तो डेविड हाल जो है वो नशीले की चीज लेके आया था। वो लेप्रोज करके एक होती है, नशीली दवाई होती है जो इसने वहां पे मिठाई में मिलाई थी। तो वो जब प्रिजनर जो है जब उसके हमने गिना उनको तो उसमें देखा कि 13 लोग कम थे। तो उसमें एक चार्ल्स सोबराज भी था जो भाग गया था। एक राजू भटनागर था जो कि एक बड़ा कुख्यात कैदी था। और कुछ एक हमारे कैदी ऐसे थे जो छोटे मोटे केसों में थे। उन्होंने जब नशे की चीज खाई तो उन्होंने देखा और लोग भी भाग रहे हैं तो वो भी भाग गए। तो शाम को जब उन्होंने देखा कि टीवी में आ रहा है कि बड़े लोग भाग गए हैं तो उनको आया कि ये तो उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। क्योंकि छोटे मोटे चोरी के केस में वो जेल में थे। तो शाम को फिर वो वापस आ गए। तो टोटल हमारे 9 कैदी जो भागे। उसमें खाली 2 नहीं पकड़े गए, बाकी सब पकड़े गए। सर अगर बात करें रूटीन की, डेली रूटीन की, आपने बहुत किस्सों का जिक्र किया है अपनी किताब में। क्या थी उनकी पूरी रूटीन दिन भर की और किस तरीके की बातचीत वो आपसे किया करते थे? इनकी बात है तो उसमें सुबह करीब प्रिजनर उठते हैं और 6 बजे के बाद इनको 7 बजे करीब नाश्ता मिलता है और 11 बजे करीब इनको लंच मिलता है। उसके बाद जो है 12 से 3 इनको जो है बंद रखते हैं और 3 बजे के बाद जो है फिर खोलते हैं इनको। कोई 4 बजे करीब इनको चाय और स्नैक्स देते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे को खाना देते हैं। तो ये हर एक का रूटीन होता है। तो हर एक प्रिजनर को जो है अपनी बैरक या सेल में रहना होता है। पर ये बंदा जो है ये घूमता रहता था और ये बंद नहीं होता था। और रीजन मैंने आपको बताया क्यों बंद नहीं होता था, क्योंकि इसने बड़ा ब्राइब किया हुआ था स्टाफ को। तो खाली समय में क्या रहती थी उनकी रूटीन? ये लिखता पढ़ता रहता था। अच्छा। इसने अपनी सेल में काफी किताबें रखी हुई थी। मेन ये नावल पढ़ता था। अच्छा।
हाँ, जो थ्रिलर्स होते हैं, जो थ्रिलर्स होते हैं, वो पढ़ता था। और इसकी कई किताबें हैं, और इसकी कई किताबें इसकी बेस्ट सेलर्स हैं। जैसे सरपेंटाइन है, वो उसके ऊपर फिल्म बने हुए, वो उसके ऊपर फिल्म बने हुए। राइट। हाँ, और भी इसने कई किताबें लिखी थी। राइट सर, अगर पर्सनालिटी की बात करें तो एक कलरफुल पर्सनालिटी उभर कर आ रही है सामने आपकी बातों से। आपसे कोई पर्सनल, अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब वाला एपिसोड, उसके अलावा आपसे कभी कोई ऐसी बातचीत हुई हो जो आपके जहन में आज तक हो? नहीं, इसका ये था कि मैं कैदियों का इंचार्ज होता था। जी। ये भी कैदी था। उसमें आता रहता था, मेरे पास आता रहता था। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ना लीगल लाइब्रेरी होती थी। अच्छा। तो ये लीगल किताबें देखने के लिए मेरे ऑफिस में आता रहता था और बातें करता था। काफी अच्छी बातें करता था ये। जी सर, लीगल किताबों को पढ़ना कोई खास वजह उसके पीछे? हाँ, क्योंकि ये क्या करता था कि अपना केस तो खुद आर्गू करता था। उसके अलावा प्रिजनर्स के लिए पेटिशन वगैरह बनाता रहता था। मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था कि आपने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जिस ड्राफ्ट को चार्ल्स शोबराज बनाता था दूसरे प्रिजनर्स के लिए, वो बहुत ही रेयर केस में डिस्कार्ड किया जाता था। हमारी जुडिशरी सिस्टम के सामने उसका जो ड्राफ्ट बनाया हुआ होता था बहुत ही पुख्ता, बहुत ही सख्त होता था। सर, कितना सहज है अन्य कैदियों के लिए चार्ल्स शोबराज के साथ इस तरह से रूबरू करना, अपना काम करवाना? क्या इतना आसान था उसके साथ रहना अन्य कैदियों के लिए? देखिए, उस टाइम क्या होता था, जो भी पैसे वाले प्रिजनर होते थे, कैदी होते थे, तो वो उनको पता होता था कि चार्ल्स शोबराज बहुत अच्छी पेटिशन बनाता है। तो चार्ल्स शोबराज या तो कर लेता था या वो इसको कांटेक्ट कर लेते थे और ये उनकी पेटिशनें बनाता था। और इसका ये देखा गया था कि जो पैसे वाला लेता था और जो गरीब होते थे उनका ये फ्री फंड में भी काम करता था। अच्छा। और इसकी जो देखें क्या है, खाली इसके टाइम पे नहीं, इवन अब भी जो है, जो हमारी प्रिजनर पेटिशन बनाते हैं वो अच्छे वकील नहीं बना पाते। क्योंकि प्रिजनर ने जेल में रहना होता है और उनके पास काफी टाइम होता है और वो पेटिशन के ऊपर काफी टाइम दे सकते हैं। राइट। तो इसलिए अभी हमारे जो दूसरे प्रिजनर है वो प्रिजनर्स की बनाई पेटिशन पे ज्यादा विश्वास करते हैं बानिस्बत की वकील के द्वारा बनाई गई पेटिशन। सर, एक तरफ हम आपसे देख रहे हैं चार्ल्स शोबराज की वो पिक्चर जिसमें उसने अन्य कैदियों को बहुत हेल्प किया है ड्राफ्ट्स के तौर पे, पेटिशनर्स के तौर पे, पेटिशन के तौर पे, और एक तरफ हमारे लिए जब से हमने जाना है कि चार्ल्स शोबराज के बारे में, हमें सिर्फ उसे सर्पेंट किलर के नाम से ही जाना है, बिकनी किलर के नाम से जाना है। उसने बहुत ही संगीन जुर्म किया है। ये दोनों एकदम विपरीत है, दोनों पिक्चर। हाँ, देखें, जो भी हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो उनके लिए फेवरेट काम है ये पेटिशन बनाना। अच्छा। क्योंकि कोर्ट में जाते वो आधे वकील तो बन ही जाते हैं। राइट। और उनको पता होता है कोर्ट को किस तरीके से एड्रेस करना है और कोर्ट से क्या रिलीफ मांगेंगे, जो रिलीफ मिल जाएगी। सर, आपसे बात करके ये लग रहा है कि कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति कॉन्विक्ट क्यों ना हो, कितना भी उसने दोष क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं जो हेल्पिंग नेचर है हमारे इंसानों की, इंसानियत कहीं ना कहीं मौजूद रहती है सब में। चाहे वो चार्ल्स शोबराज जी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसने भी हेल्पिंग हैंड दिया था अन्य प्रिजनर्स के लिए। सर, और इंसानियत अगर इंसानियत की हम बात करें और रिफॉर्मेशन की बात करें तो तिहाड़ और रिफॉर्मेशन का बहुत गहरा नाता है। इनफैक्ट तिहाड़ को हम जानते हैं रिफॉर्मेशन सेंटर के जरिए भी कि रिफॉर्मेशन और तिहाड़ में बहुत ज्यादा, हम यूं कहे कि एक
किस तरह से मैं शब्दों में बोलूं, इस तरीके से बताने की कोशिश कर सकती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि तिहाड़ में ऐसे बहुत रिफॉर्म्स को लाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्विक्ट भी रिफॉर्म हो के बदल करके वहां से निकले हैं। सर अगर एक लाइन में जिस्ट में अगर बात करूं कि रिफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे डिजाइन हुई, तो क्या कहेंगे आप एक लाइन में? देखिए क्या है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पहली ड्यूटी तो है कि सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ प्रिजनर, और दूसरी ड्यूटी है रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। तो ये रिफॉर्म्स का काम तो शुरू से चल रहा था, पर जब मैडम किरण बेदी 1993 में जेल में आई तो तब ये फॉर्मलाइज हो गया था। तो रिफॉर्म करना जो है ये जेल प्रशासन की ड्यूटी है। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली जैसे आप अभी कह रहे थे रिफॉर्म, दिल्ली की रिफॉर्म्स के बारे में कह रहे थे, तो दिल्ली में रेसिडिज्म रेट जो है 19% है, मतलब 19% कह दीजिए वापस आते हैं और 81% जो है नहीं आते वापस। इसका मतलब ये है कि 81% रिफॉर्म हो जाते हैं। उससे आपको पता लगता है कि अगर तिहाड़ जेल में रिफॉर्मेशन का काम ना हो, दिल्ली में क्राइम कितना बढ़ जाए। राइट सर, आपसे डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है प्रोज एंड कॉन्स रिफॉर्मेशन के विथ रेस्पेक्ट टू आवर जुडिशरी सिस्टम। क्या क्या रिफॉर्म्स उस समय थे जब आप थे तिहाड़ में एज ए जेलर, और क्या क्या नए रिफॉर्म्स अभी आए हैं, और क्या क्या प्रोसेस आप लोग यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज ओवरऑल। सर नेक्स्ट लाइव में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह आप हमारे साथ आने वाले लाइव में भी बने रहिएगा। Thank you. Thank you, sir. Stay safe. Thank you. So this was Mr. सुनील गुप्ता, जिनसे आज हमने बात की बहुत ही डिटेल में चार्ल्स शोबराज को लेकर, जिसे हम और आप जानते हैं बिकनी किलर के नाम से। आने वाले लाइव में यानी कि नेक्स्ट लाइव में हम बात करेंगे कि एज अ इन तिहाड़ को ले लीजिए या अदर जेल्स में ले लीजिए, क्या क्या रिफॉर्मेशन लाया गया है, क्या क्या प्रोसेस लाया गया है, ताकि ओवरऑल हमारी और आपकी बेनिफिट हो सके, ओवरऑल एक सोसाइटी की बेनिफिट हो सके। इस बीच अगर आप कोई क्वेश्चंस मेरे जरिए सुनील जी से जानने की कोशिश रखते हैं या आशा करते हैं, तो प्लीज मुझे डीएम कीजिएगा, और नेक्स्ट लाइव में यानी कि एग्जैक्टली एक वीक बाद संडे को 12 o'clock मेरे साथ फिर से जुड़ जाइएगा लाइव में, और हम फिर से नई बात जानेंगे, नई क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे सुनील गुप्ता जी के साथ मिलकर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। इस बीच मेरे रील्स देखना मत भूलिएगा। लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता। बाय बाय, टेक केयर।